प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने हिंदी नाटक का विकास क्रम पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हिंदी नाटकों के विकास क्रम को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक, जिनका समय है सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, जिनका समय है सन 1900 ईस्वी से 1950 ईस्वी। और उसके बाद प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, जिनकी समय सीमा है सन 1950 ईस्वी के उपरांत। उसके बाद हमने भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक देखे, जिसमें प्रमुख रचनाकार थे स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिन्होंने अनुदित और मौलिक कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना की। भारतेंदु जी के नाटकों के बारे में बहुत बार आरपीएससी की परीक्षाओं में प्रश्न आता है, नेट की परीक्षा में भी आता है कि निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है, या निम्न में से कौन सा मौलिक नहीं है, या कौन सा अनुदित है या अनुदित नहीं है। तो आपको इनको अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए कि भारतेंदु जी के कौन से नाटक मौलिक है और कौन से अनुदित नाटक है। आज हम भारतेंदु युगीन अन्य नाटककारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें सबसे पहले है लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने 4 नाटकों की रचना की। श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता स्मरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। उसके बाद है राधा कृष्ण दास, उन्होंने महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप और दुखिनी बाला नामक नाटकों की रचना की। तीसरे प्रमुख नाटककार है बाल कृष्ण भट्ट, दमयंती संयमवर, वृहनलला, वेणीराज, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल इत्यादि नाटकों की रचना बाल कृष्ण भट्ट ने की। चौथे हैं राधाचरण गोस्वामी, जिन्होंने प्रहसन लिखे, अर्थात इन्होंने व्यंग्य के माध्यम से मजाक के द्वारा समाज की बुराइयों पर प्रकाश डाला। राधाचरण गोस्वामी ने लिखा तन मन धन गोसाई जी के अर्पण और बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे। जो प्रथम प्रहसन है तन मन धन गोसाई जी के अर्पण नाटक में इन्होंने धर्म गुरुओं की पोल खोली है, और दूसरे नाटक में बूढ़े मुँह मुहासे लोग देखे तमाशे, इसमें स्त्री गम की बुराइयों को उजागर किया है। आगे है जी.पी. श्रीवास्तव, इन्होंने भी प्रहसन लिखे, जिनमें हैं उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मेन, न घर का न घाट का। इनके बाद में हैं पांडे बेचन शर्मा, जिन्होंने 4 विचारे, उज्जवक इत्यादि नाटक लिखे। भारतेंदु जी के बाद आता है प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, जिनकी समय सीमा है 1900 से 1950। भारतेंदु युग में जो नाटक लिखे गए वो ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं की विषय वस्तु पर आधारित थे। समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत का गौरव इत्यादि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नाटक लिखे, और प्रहसनों का मूल उद्देश्य व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों को समाप्त करना था। भारतेंदु जी नाट्य कला में पारंगत थे, क्योंकि उनके नाटक अभिनय थे और उनमें भारतीय नाट्य कला के तत्वों के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला के तत्वों का भी समावेश था। प्रसाद युगीन हिंदी नाटक जो 1900 से 1950 ईस्वी तक लिखे गए, उनमें जयशंकर प्रसाद मुख्य रचनाकार थे। जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। ये प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं।
इन्होंने भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का भी स्तुत्य प्रयास किया। इन्होंने विशाख, अजातशत्रु, कामना, जनमेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, एकगुंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि नाटकों की रचना की। अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण करने का प्रयास जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। इनमें इतिहास और कल्पना का समन्वय करने में उन्हें अपार सफलता प्राप्त हुई है। कलात्मक उत्कृष्टता की दृष्टि से स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी विशेष महत्वपूर्ण है, जिसमें ध्रुव स्वामिनी अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल है। अपने नाटकों में प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्रण किया है, इतिहास और कल्पना का समन्वय किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने नारी समस्या को प्रस्तुत किया है। तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार हिंदू स्त्री को है या नहीं, इस समस्या को उन्होंने बड़े कौशल से प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी के नाटक न तो सुखांत है, अर्थात उनका अंत सुख में परिस्थितियों में नहीं होता, और न ही वे दुखांत है, अपितु वे प्रसादांत है, जिसमें नायक अंतिम फल का भोक्ता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है। जैसे स्कंदगुप्त नाटक को लिया जा सकता है। स्कंदगुप्त अपने मार्ग में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के उपरांत भी अंत में अपनी प्रेमिका देवसेना को प्राप्त नहीं कर पाता। देवसेना यह कहकर उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है कि मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा। रंगमंचीयता और अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद जी के नाटक दोषपूर्ण हैं, क्योंकि उनमें कथानक लंबे हैं, विश्रृंखलित है और दृश्यों की बहुलता है। लंबे लंबे कथन, दार्शनिक उक्तियाँ और संस्कृत गर्भित लाक्षणिक भाषा उनके नाटकों की अभिनेयता में बाधक है। वस्तुतः उनके नाटक पाठ्य अधिक है, अभिनय कम, अर्थात वो पढ़ने योग्य हैं। नाटक पर मंचन करने में समस्याएं प्रस्तुत होती है। प्रसाद युग के अन्य नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंद दास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र नाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा, योगी हरि, चतुर्सेन शास्त्री इत्यादि। प्रसाद युग के बाद आता है प्रसादोत्तर युग, अर्थात प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी के समय के बाद वाला समय 1950 ईस्वी के उपरांत। इस काल के नाटक जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए हैं, अर्थात इनमें जो वर्तमान जीवन की वास्तविक परिस्थितियां हैं वो प्रस्तुत की गई है। स्वतंत्रता के उपरांत एक नई चेतना का विकास हुआ था और जनमानस में जो अपेक्षाएं थी वे पूरी नहीं हो सके। सब जगह स्वार्थ, छल कपट, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता का बोलबाला हो गया। युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई। बढ़ती हुई बेरोजगारी ने तनाव, संघर्ष और आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। मूल्यों में परिवर्तन हुआ और समाज का ढांचा बिखरने लगा। तो इस समय महानगरीय जीवन, यांत्रिकता, औद्योगिकरण के कारण जीवन और जगत में नई समस्याओं का विकास हुआ। नवीन परिवेश, नवीन भावबोध एवं नवीन मान्यताओं ने नाटकों की विषय वस्तु को भी बदल दिया। नाटक पुरानी लीक छोड़कर नवीन मार्ग पर अग्रसर हुए। इस युग के प्रमुख नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर, जिन्होंने अपने नाटकों में आधुनिक भावबोध से उत्पन्न तनाव
और जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया है। इनके लिखे प्रसिद्ध नाटक है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। दूसरे प्रमुख नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन इत्यादि नाटक लिखे। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें उड़ीसा के सूर्य मंदिर की कथा है। ये जीके का प्रश्न भी बनता है कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो कोणार्क उड़ीसा में। तो यहाँ भी हम ये याद रख सकते हैं। इस नाटक में जगदीश चंद्र माथुर जी ने शिल्पी विशु और उनके महामंत्री चालुक्य के संघर्ष की कथा प्रस्तुत की है कि प्रभुत्ता संपन्न शासक और गरीब शिल्पी अपनी कला उस महामंत्री चालुक्य के हाथ सौंपना नहीं चाहता और अंतः संघर्ष से प्रेरित होकर अपनी रचना का स्वयं विध्वंस कर देता है। तीसरे प्रमुख नाटककार हैं मोहन राकेश। ये इस युग के, या हम कहें कि आधुनिक काल के सशक्त नाटककार है, जिन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की। प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें बहुत बार मोहन राकेश जी के नाटकों के बारे में पूछा जाता है। कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, कई बार इनका रचना काल पूछ लिया जाता है। तो इनके 3 प्रसिद्ध नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जिसकी रचना इन्होंने 1958 ईस्वी में की। दूसरा है लहरों के राजहंस, जो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और तीसरा प्रमुख नाटक है आधे अधूरे, 1969 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। और लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। आधे अधूरे मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। नायक महेंद्र नाथ अपने अधूरेपन को भरने के लिए विवाह करता है, परंतु नायिका सावित्री जिस पूर्ण पुरुष की तलाश में है वह महेंद्र नाथ में नहीं खोज पाती। वह जिन 4 पुरुषों के संपर्क में आती है सबको अधूरा ही पाती है और अंततः यह सोचने को बाध्य हो जाती है कि सबके सब एक से हैं। मोहन राकेश के नाटकों का शिल्प बेजोड़ है। रंगमंच की दृष्टि से ये पूर्णतः सफल नाटक है। संवाद, भाषा, प्रस्तुतिकरण, दृश्य संकेत इत्यादि सभी दृष्टियों से वे रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत किए जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, इन्होंने अंधा कुआं, दर्पण, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, एक सत्य हरिश्चंद्र इत्यादि नाटक लिखे। इस युग के प्रसिद्ध नाटककार धर्मवीर भारती जी भी है, जिन्होंने 1954 ईस्वी में गीति नाट्य लिखा अंधा युग। इसको बहुत प्रसिद्धि मिली। प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अंधा युग की विधा है नाटक, उपन्यास, कहानी या गीति नाट्य। तो इसमें से सही होगा गीति नाट्य। ये ध्यान रखने योग्य बात है। सुरेंद्र शर्मा, इन्होंने सेतुबंध, द्रौपदी, नायक खलनायक, 8वां सर्ग इत्यादि नाटक लिखे। ये सभी प्रसिद्ध हुए। इनके नाम आपको ध्यान में रखने चाहिए। मनु भंडारी ने बिना दीवारों का घर और रमेश उपाध्याय ने पेपरवेट इत्यादि नाटक लिखे। तो हिंदी नाटकों की विकास की यह यात्रा अभी भी जारी है। नए नए नाटककार प्रयोगधर्मी हैं और अब नाटक मानवीय जीवन की विसंगतियों को प्रस्तुत करने वाला सशक्त माध्यम के रूप में हमारे सामने आ रहा है। हालांकि गद्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा हिंदी नाटक का विकास मंद गति से हुआ है, क्योंकि हिंदी रंगमंच को अभी भी दर्शकों का अभाव है। सिनेमा और टीवी ने हिंदी नाटकों की रंगमंचीयता को प्रभावित किया है। दर्शक अब रंगमंच पर अभिनीत किए जाने वाले नाटकों की ओर कम आकर्षित हो रहे हैं। तथापि आज का हिंदी नाटक
पूर्णतः भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है और समसामयिक समस्याओं को प्रस्तुत करने की एक सशक्त विधा के रूप में विकास के पथ पर अग्रसर है। तो ये था हमारा हिंदी नाटकों का विकास क्रम। और हिंदी जो रंगमंच है उसमें थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आचार्य भरत मुनि के समय 3 प्रकार के नाट्य मंडप बताए थे, आयताकार, वर्गाकार और त्रिभुजाकार। वर्तमान में जो रंगमंच है उसकी लंबाई को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें पीछे का भाग नेपथ्य कहलाता है और आगे का आधा भाग रंगशीर्ष एवं रंगपीठ कहा जाता है। नेपथ्य रंगमंच का अभिन्न भाग है, क्योंकि पात्रों की साज सज्जा का कार्य यही संपन्न होता है और अभिनय के समय जो सूच्य बातों की सूचना देने के लिए नेपथ्य का प्रयोग किया जाता है। नेपथ्य के साथ लगने वाले रंगशीर्ष में भी अभिनय का अधिकांश भाग प्रस्तुत किया जाता है। रंगपीठ में उन्हीं कृत्यों को दिखलाया जाता है जो दृश्य बदलने में सहायक होते हैं। तो ये था हमारा हिंदी नाटक और रंगमंच। आगे की कक्षा में हम हिंदी निबंध के विकास क्रम को समझेंगे। धन्यवाद।